हेलो स्टूडेंट्स, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये आपका ऑप्शनल पेपर है। आज सबसे पहले हम मेजरमेंट के विषय में जानेंगे कि मेजरमेंट क्या है, उसकी मीनिंग एवं डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट, यानी जो भी हम कोई भी वस्तु है या कोई भी प्राणी है उसका भार नापते हैं, लंबाई नापते हैं, जैसे जगह वगैरह है उसका आयतन वगैरह नापते हैं, तो ये सब क्या है, ये एक मापन है। मनुष्य के भार को किलोग्राम में नापना, कपड़े को मीटर में नापना, दूध को लीटर में नापना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मापन की इकाइयाँ, जिनके द्वारा हम विभिन्न वस्तुओं और प्राणियों की गुण एवं भार को मापते हैं। और जब हम प्राणियों और क्रियाओं की विशेषताओं को, जो मनुष्य है उसकी क्रियाओं और विशेषताओं को देखने समझने का प्रयास करते हैं, मापने का प्रयास करते हैं, तो वो मापन है। और ये शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादातर होता है, जब हम उनकी परीक्षा के द्वारा या उनके द्वारा हम उनका मूल्यांकन व मापन करते हैं। अंकों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं कि किस विषय में कितने अंक आए, तो ये सब मापन के अंतर्गत आता है, यानी मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। तो कई आधार निश्चित किए गए हैं कि किस प्रकार से मेजर किया जाना चाहिए, कि प्राणियों का करना है मेजरमेंट तो किस आधार पर, भौतिक वस्तुओं का करना है तो किस आधार पर, तो ये सब मापन के अंतर्गत आता है। अब इसमें एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यानी जो मेजरमेंट का प्रोसेस है, हम क्या करते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम कोई अंक प्रदान करते हैं तो ये लगता है कि इसने इतने अंक प्राप्त किए तो ये इतना अच्छा है, यानी ये फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है या एवरेज है। ऐसे ही बेडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स, है ना, कोई भी हम सिंबल्स प्रदान कर देते चिन्ह के द्वारा, तो उससे हम माप सकते हैं। जैसे गुणों वगैरह का मापन करना तो हम कोई एक सिंबल के आधार पर कर सकते हैं। हेल्मस्टेडर ने कहा है कि मापन को प्रक्रिया माना है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है, यानी उसके गुणों का, या कोई वस्तु है तो वो किस तरह उसके अंक के द्वारा, जैसे इतनी उसकी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, तो उसको हम किसी अंक के माध्यम से मापते हैं। ए पील ने कहा है कि मापन का उद्देश्य व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना है ताकि वह समाज द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह बखूबी कर सके। मापन के द्वारा हमें पता चल जाता है ना कि कौन किस तरीके का है। अगर मान लो हमें शिक्षा के क्षेत्र में ही मापन करना है तो हमें उसके द्वारा पता चल जाता है ना कि कौन एवरेज है, कौन हाई लेवल का स्टूडेंट्स है, तो हम उसके अनुसार, अगर एवरेज है, डल है, स्लो लर्नर है, तो उसके अंकों के आधार पर हम प्रयास करते हैं ना कि अच्छा बच्चा बन जाए, कि इसमें क्या कमी रह गई, इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो ये सब हम मापन के द्वारा ही कर सकते हैं। अगर मापन ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कि कहाँ पे कौन स्लो है, कहाँ पे कौन बच्चा इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से हमें मापन के द्वारा पता चलता है। और एक बात और याद रखिएगा कि डेफिनेशन थोड़ा सा याद रखिएगा, डेफिनेशन भी पूछ देते क्योंकि आपकी बार आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब मापन के तत्व बताएं कि फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं मापन के। तो पहला है द ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटीज एनी ऑफ विच कैरेक्टरिस्टिक्स हैव टू बी मेजर्ड, यानी कि जिसका कोई भी वस्तु या प्राणी है उसकी किस कैरेक्टरिस्टिक्स का मापन किया जाना है। पहले तो ये, अब जैसे व्यक्ति है तो उसकी हमें भार नापना है कि लंबाई नापनी, किस विशेषता का मापन किया जाना है। फिर सेकंड है कि जो भी प्राणी है अथवा क्रिया है कि वह विशेषता जिसका मापन होना है ना, जो भी प्राणी है अथवा क्रिया है उसकी विशेषता जिसका मापन होना है, किस विशेषता का मापन होना है। फिर उस मापन को थर्ड में कि किस उपकरण यानी किस टूल्स के द्वारा हम माप सकते हैं। यानी मान लो हमें इंटेलिजेंट नापना है कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, तो हम इंटेलिजेंट टेस्ट अप्लाई करेंगे, वो हमारा उपकरण हो गया, टूल हो गया। और यदि हमको ये मापना है कि वो बच्चा
कितने किलोग्राम, मतलब उसका भार क्या है, वेट क्या है, तो हम उसको वेट, तो जो वेटिंग मशीन होती है उनके द्वारा उसका हम वेट करेंगे। तो ये सब हमारे क्या है, उपकरण है। मतलब जिस प्रकार की हमारी मापन की विशेषता होगी, जो मापन हमें करना है उसी प्रकार का उसका उपकरण होगा। फिर वो जो व्यक्ति मापन कर रहा है ना, एक तो हो गया जिसका मापन हो रहा है, और एक है कि वो व्यक्ति उसका मापन कर रहा है। जैसे स्टूडेंट है, उसका मापन हो रहा है, और शिक्षक उसका मापन कर रहा है। तो वह व्यक्ति जो मापन करता है तो वो हो गया। फिर नीड ऑफ मेजरमेंट, मतलब इसकी आवश्यकता क्यों होती है। इसके द्वारा हम स्टूडेंट्स की बौद्धिक है, मतलब क्या इंटेलेक्चुअल पावर है उसकी, क्या शारीरिक क्षमता है, किस तरीके का सोशल बिहेवियर, उसका इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार का है, ये सब हम किसके माध्यम से जान सकते हैं, मापन के द्वारा। क्योंकि ये सारे टेस्ट आजकल आते हैं, और इन सब चीज़ों को हम, कितना बालक सामाजिक है, कितना इमोशनल है, ये सब हम उसका, कितनी बौद्धिक क्षमता है, कितनी उसकी उपलब्धि है, ये सब हम टेस्ट के द्वारा माप सकते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हैं उनका मापन हम मापन के द्वारा ही कर सकते हैं। तभी हमें पता चल सकता है कि बच्चा किस प्रकार का है। अगर हमें बच्चे की क्रिएटिविटी जानना है कि कौन बच्चा ज़्यादा क्रिएटिव है, तो क्रिएटिविटी टेस्ट आता है, उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों, उसके गुणों को जानने के लिए, विशेषताओं को जानने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रोग्नोसिस, यानी साफल्य। तो इसके द्वारा हम किसी चर के परिणाम को आंकने से यह ज्ञात हो जाता है कि जो वो जिस छात्र का या किसी व्यक्ति का हो रहा है तो उसमें कितनी क्षमता है ना। तो इसके आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, यानी वर्गीकरण कर सकते हैं, स्तरीकरण, लेवल निर्धारित कर सकते हैं, और उसके जो क्या प्रोग्रेस होगी आगे जाके फ्यूचर में, उसका भी हम बता सकते हैं कि उसके आधार पर, जैसे हमने 2-3 रिजल्ट देखे उसके कि किस विषय में ये अच्छा है, किस विषय में कमज़ोर है, तो आगे की हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं कि ये इस विषय में ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, तो किस विषय में कमज़ोर है। तो ये सब किससे पता चलेगा हमें, प्रोग्नोसिस से। अब आता है डायग्नोसिस, यानी निदान। जब हमें साफल्य से पता चल गया कि ये किस विषय में कमज़ोर है, किस विषय में अच्छा है, हमें मतलब उसकी वास्तविक जानकारी हो गई कि इसकी कैपेबिलिटी क्या है, वास्तविक क्षमता इसकी क्या है, तो वो हम मतलब निदान, डायग्नोस कर लेते हैं, यानी पहचान लेते हैं। तो जो छात्र की कमजोरियां उनको पहचान कर हम निदान करते हैं। फिर है रिसर्च, शोध। तो आजकल का जो समय है वो प्रयोगात्मक है, तथा यहाँ पर वैज्ञानिक शोध कार्यों को और अप्लाइड शोध कार्यों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो इनका जो शोध में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो सब क्या है, हमारे अंक ही तो होते हैं, मापन ही तो होते हैं। फिर उनको हम मतलब एक श्रेणी में बनाते हैं, डेटा को सारणीयन करते हैं, उसका सांख्यिकी प्रयोग करते हैं, फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये सब मापन के ही रूप हैं। फिर पर्पज ऑफ मेजरमेंट, कि इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला है कि इसकी प्रभावशीलता, कि ये कितना प्रभावशाली है, कितना इफेक्टिव है, ये पता करना। अगर ये पता चल रहा है कि हम मतलब क्लास में ज़्यादा रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा, तो हमारी मतलब दूसरा हो गया कि जो हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे उसकी मतलब ये मापन के आधार पर हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं और अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि पता चला कि वो उस स्ट्रेटजी से काम नहीं चल रहा था, तो अब हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, नई रचना करनी पड़ेगी उसकी। फिर ये ऑलराउंड डेवलपमेंट में सहायक होता है छात्रों के। हमें पता चल जाता है ना कि किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में कमज़ोर है, तो हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ये ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। फिर जो छात्र के डेवलपमेंट में रुकावट बनते हैं, जो चीज़ें बैरियर बनते हैं, उन तत्वों की हम पहचान कर लेते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और फिर इसमें जो छात्र जो हैं उनकी इंडिविजुअल जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, उनकी रुचि को ध्यान में रखकर हम इस तरीके का मापन पर मतलब पढ़ाते हैं, फिर मापन करते हैं। और इसमें हेल्दी कंपटीशन की भावना विकसित करने का प्रयास किया जाता है, और इसमें जो लर्निंग है उसको सहज बनाने का प्रयास किया जाता है। फिर है इम्पोर्टेंस की, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी।
तो बिना इसके हम इसका मतलब शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही महत्व है। आप भौतिक राशियों में भी देखते हैं तो इसका महत्व है कि कितना हमें कितनी जो भी भौतिक वस्तुएं चाहिए तो हमें कितनी माप तौल की चाहिए। तो हमारे जीवन में तो मापन का हर क्षण महत्व है। हम किसी न किसी रूप में मापन का प्रयोग कर ही रहे हैं। हम सब्जी लेने भी जा रहे हैं तो सब्जी वाला हमें कैसे दे रहा है, तौल के दे रहा है। हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो हम विद्यार्थियों का मापन किसी न किसी रूप में करते ही रहते हैं, कभी यूनिट टेस्ट, कभी किसी तरीके के टेस्ट। तो इस तरीके से हम मापन करते ही रहते हैं। तो हमारे जीवन में मापन का बहुत ही महत्व है। और आप आगे मतलब टीचर बनने जा रहे हैं तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा महत्व कि आपको हर पल मापन करना पड़ेगा छात्रों का। कभी भी ऑब्जर्व करेंगे, कभी टेस्ट लेके करेंगे, कभी किसी तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से ये मापन का महत्व बहुत ज़्यादा है। फिर है कि मेजरिंग वेरिएबल एंड देयर टाइप्स, यानी कि मापन के चर और उनके प्रकार कितने प्रकार के हैं। तो मेजरिंग वेरिएबल्स मेन दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो जो आपका क्वालिटेटिव है वो गुण का या किसी विशेषता का मापन करता है। इसमें जैसे किसी बच्चे की है कि ये किस इसमें ईमानदारी कितनी है ना, इसमें चारित्रिक विकास कितना है, इस तरीके के जब हम करते हैं तो वो सब हमारा गुणात्मक मापन होता है। और जैसे मनुष्यों का रंग, रूप, जाति, धर्म और लिंग, मनुष्यों के इन गुणों का मापन करते तो ये गुणात्मक चर कहलाता है। और जैसे औसत और उच्च स्तर के छात्रों के रूप में वर्गीकृत करना, है ना, निम्न है, औसत है, ये सब। और जैसे स्ट्रीम के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं और वर्गों का निर्धारण करते हैं, जैसे आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, ये सब गुणात्मक चर के रूप में आते हैं, यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आते हैं जिनका मापन किया जाता है। फिर है मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर जिनकी मतलब निश्चित अंकों के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं तो एक निश्चित अंक आता है ना। भौतिक चर राशियों का हम मापन करते हैं तो एक निश्चित अंक आता है कि इतनी है। तो जिसमें एक मतलब निश्चित अंक प्राप्त होते हैं वो है मात्रात्मक चर, मतलब दिखाई देते हैं। जैसे मनुष्यों की लंबाई, परीक्षा फल के अंक, ये सब क्या है, मात्रात्मक चर हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं, सतत चर यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल्स और असतत चर यानी डिस्क्रीट वेरिएबल्स। सतत चर वे हैं जो किन्हीं दो लगातार मात्रात्मक पूर्णांकों के बीच किसी भी मात्रात्मक ज्ञान के हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति की लंबाई क्या है, ये सतत चर है। ये कैसे हो सकती है, जैसे मान लो एक व्यक्ति की लंबाई 170.1 सेंटीमीटर है या 170.4 सेंटीमीटर है, मतलब पॉइंट के बाद भी आ रहा है। लेकिन जैसे कमरा है, कमरा नहीं पॉइंट के बाद आ सकता है, वो एक है तो एक ही है। किसी घर में अगर एक कमरा है तो एक है, दो है तो दो है, यही आएगा। उसको हम ये नहीं कह सकते कि इस घर में 2.5 रूम्स हैं, हम क्या कहेंगे 2 रूम्स हैं, 3 रूम्स हैं, ऐसे बोलेंगे। तो वो हमारा होता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स, है ना, वो कंटिन्यूअस नहीं चलता। लेकिन जब हम पॉइंट के द्वारा जिस इकाई को व्यक्त कर सकते हैं, अंकों को व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारे सतत चर यानी कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ वेरिएबल कि मतलब ये मेजरमेंट, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है निरपेक्ष मापन यानी एब्सोल्यूट मेजरमेंट। ये ऐसा मापन है जिसमें प्रारंभिक बिंदु शून्य हो या जिस मापन में शून्य से मापन प्रारंभ हो, वो निरपेक्ष मापन कहलाता है। जैसे भौतिक राशियों का, अभी हमें किसी एक टेबल का मापन करना है तो शून्य बिंदु से लेके उसकी जितनी लंबाई होगी वो हो गई, मतलब इसमें शून्य बिंदु से हम चल सकते हैं, शून्य बिंदु होता है, तो ये निरपेक्ष मापन कहलाता है। तो ये अधिकतर भौतिक राशियों में हमें मिलेगा, जैसे भार, लंबाई आदि का मापन निरपेक्ष मापन है। इस प्रकार के मापन से प्राप्त माप किसी गुण की निरपेक्ष मात्रा को इंगित करते हैं, है ना। जैसे तो ये है हमारा निरपेक्ष मापन। अब दूसरा आता है नॉर्मेटिव मेजरमेंट, यानी
इसमें मनोविज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो भी टेस्ट होते हैं जैसे इंटेलिजेंट नापना है, रुचि नापना है, क्रिएटिविटी नापना है ना, तो ये इस तरीके के टेस्ट होते हैं। हमें शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका प्रयोग करते, शोध के क्षेत्र में जब हमें इस तरीके के डेटा लेने होते तो इनका प्रयोग करते हैं। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये आपके नॉर्मेटिव मेजरमेंट हैं। इनका क्या है, ये परस्पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इनसे प्राप्त प्रदत्त जो डेटा हैं उनकी व्याख्या परीक्षण विशेष के मानकों या औसतांक या मानक विचलन के संदर्भ में की जाती है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के संदर्भ में की जाती है। मान लो किसी के हम पर्सनालिटी का जानना चाह रहे हैं तो हम उसको उसके ऊपर एक पर्सनालिटी टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो उसमें हमारा जो भी रेटिंग स्केल के आधार पर पॉइंट होंगे 0, 2, 3, 4 या 5 अंक प्रदान किया जाना। तो जिसमें से जो व्यक्ति को जो सही लगेगा उस पर वो टिक करेगा। तो इस तरीके से फिर हम उसका मीन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो ये हो गए नॉर्मेटिव मेजरमेंट। फिर होता है स्वमानक मापन यानी इप्सेटिव मेजरमेंट। ये जो नॉर्मेटिव है उनके विपरीत होते हैं। इसमें प्रश्न की विभिन्न विमाओं पर प्राप्त अंक एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो इसमें हम 3 गेम छात्रों को दे दें और 10 छात्र हैं हमारे पास, हम 3 गेम दे दें कि क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल, और हर छात्र से इसमें कहें कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो इसमें वो उस गेम को में पहला नंबर दीजिए, जो कम हो उसको दूसरा, उससे कम हो तीसरा। ऐसे हमने 10 छात्रों से कह दिया तो सबने यही निकाला, तो सब 1, 2, 3 में ही आएगा सबका स्कोर जो होगा, तो सबका मीन सेम आएगा। क्योंकि कोई बच्चा फुटबॉल को फर्स्ट नंबर देगा तो क्रिकेट को सेकंड, थर्ड बैडमिंटन को, तो 1, 2, 3 में ही आएंगे सबके। कोई हो सकता है बैडमिंटन को फर्स्ट दे, फुटबॉल को सेकंड, क्रिकेट को थर्ड। तो ये मतलब एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। मतलब अगर क्रिकेट को हम 1 दे रहे हैं तो फुटबॉल को सेकंड दे रहे हैं, तो इसका मतलब फुटबॉल का अंक उससे प्रभावित हो रहा है। तो ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, किसकी तरह, नॉर्मेटिव की तरह ये स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो और इनका मीन अलग नहीं होगा, सबका मीन एक समान होगा। मीन एक समान होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक समान होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के मानक में मीन एक समान निकलेगा। तो ये आपका है इप्सेटिव मेजरमेंट्स। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में मापन। शिक्षा के क्षेत्र में हम कई तरीके से करते हैं, आपको बता ही चुके हैं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की बुद्धि, रुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति, एटीट्यूड या पर्सनालिटी आदि को जब हम मापते हैं तो हम इनके द्वारा ही प्रयोग करते हैं। मतलब शैक्षिक मापन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के विभिन्न अंगों की उपयोगिता, शिक्षा से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों की क्रियाओं की उपयोगिता और छात्रों की बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि मतलब इंटरेस्ट, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, है ना, एजुकेशनल अचीवमेंट आदि सबको हम जब इकाई अंकों के द्वारा प्रकट करते हैं तो ये शिक्षा के क्षेत्र में मापन है। फिर शैक्षिक मापन एवं परीक्षण में अंतर। मापन एक व्यापक प्रक्रिया है, इसके अनेक उपकरण और विधियों के द्वारा हम इसको मापते हैं। जैसे लंबाई है, भार है, तापक्रम है मतलब तापमान है, मीटर, बांट, थर्मामीटर आदि हम ये सब किसके द्वारा मतलब ये करते हैं। और जब शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं तो हम ये परीक्षण यूज करते हैं, बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, है ना, ये सारी चीज़ें हम यूज करते हैं, उसके द्वारा हम मापते हैं। तो ये मापन किस चीज़ में हो गया, जो हम भौतिक वस्तु को ले रहे हैं, और ये जो परीक्षण हो गया जो हम कोई टेस्ट बनाते हैं और बच्चों पर अप्लाई करते हैं वो परीक्षण हो गया। शैक्षिक मापन एवं परीक्षा में अंतर। अब जब कार्य क्षेत्र की दृष्टि से शैक्षिक मापन में शिक्षा नीति एवं शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या एवं शिक्षण विधियों की उपयोगिता का मापन, शिक्षा प्रशासक, शिक्षक एवं अभिभावकों की शैक्षिक क्रियाओं की उपयोगिता का मापन और छात्रों की बुद्धि, अभिक्षमता, रुचि एवं व्यक्तित्व आदि मानसिक गुणों का जब हम मापन करते हैं तो शैक्षिक उपलब्धियों में सम्मिलित होता है।
जबकि परीक्षा द्वारा केवल छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का मापन किया जाता है। मापन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन परीक्षा में जैसे अभी आपकी बीएड की परीक्षा होगी तो आपकी केवल शैक्षिक उपलब्धि का मापन किया जाएगा, ये परीक्षा है। अब आता है शिक्षा में मापन के पद। तो पहला है मापी गुण अथवा उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण, यानी डिटर्मिनेशन एंड डिफाइनिंग द मेजरिंग ट्रेड्स और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सर्वप्रथम मापनकर्ता क्या करेगा, निश्चित करेगा कि उसे किसका मापन करना है। शिक्षक, शिक्षार्थी, प्रशासक अथवा अभिभावक आदि कोई भी हो सकता है, उसके किस गुण का मापन, मतलब उसके किसी गुण का मापन करना है। तो पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे छात्रों को शैक्षिक निर्देशन देना है तो वह सर्वप्रथम यह निश्चित करेगा कि इसके लिए छात्रों के किन गुणों का मापन करना है, यानी कि हमें बुद्धि मापनी है, कि उसकी रुचि मापनी है, कि एटीट्यूड मापना है, किस गुण का मापन करना है। फिर दूसरा है उपयुक्त मापन उपकरण अथवा विधियों का चयन, है ना, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेजरमेंट टूल्स और मेथड्स। फिर जिस चीज़ का हमें मापन करना है उसके लिए हमें उसके लक्ष्यों को ध्यान में रखना है कि उसके लक्ष्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। उसको निश्चित करने के बाद फिर हम देखेंगे कि कौन से अच्छा उपकरण है या टूल्स है जिसके द्वारा हम उसका मापन कर सकते हैं। तो हम इस टूल्स का चयन करते समय विद्यार्थी की आयु वगैरह का ध्यान रखेंगे, स्तर का ध्यान रखते हुए करेंगे। फिर है मापन उपकरण अथवा विधि का प्रयोग अथवा प्रशासन, यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेजरमेंट टूल्स और टेक्निक, रिजल्ट एंड रिकॉर्ड्स। अब यदि छात्रों की बुद्धि मापन कर रहे हैं तो बुद्धि परीक्षण का हम चयन करेंगे, फिर उसका प्रशासन करेंगे, है ना। अगर शैक्षिक उपलब्धि का कर रहे हैं तो शैक्षिक उपलब्धि का प्रशासन करेंगे, हैं। तो प्रशासन हम सही रूप में करेंगे, जब हमें उसका ज्ञान होगा कि हमें इसको किस तरीके से अप्लाई करना, तभी हम कर पाएंगे। परिणामों की प्राप्ति एवं उसका लेखन, फिर जो हमें परिणाम प्राप्त होंगे यानी रिजल्ट एंड रिकॉर्ड्स जो भी हमें प्राप्त होंगे हैं, ये सबसे लास्ट का पद है। और उसके आधार पर हम लिखेंगे कि ये डेटा जो आएगा तो उसके आधार पर हमारा क्या परिणाम हुआ, प्राप्त हुआ हमें, और उसको हम लिखेंगे। जैसे मान लो छात्रों को हमने छात्रों पर बुद्धि परीक्षण का संपादन किया और उससे जो हमें परिणाम प्राप्त हुए तो हम उसका लेखन करेंगे कि ये इतने छात्र इस कक्षा में एवरेज स्तर के, इतने इंटेलिजेंट स्तर के, इतने डल स्तर के हैं, है ना। इस प्रकार से हम उसका परिणाम हमें प्राप्त होंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। अब आता है लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, है ना, कि कौन कौन से लेवल्स हैं। तो लेवल्स हमारे SS स्टीवेंस ने बताए हैं, उनको 4 स्तरों में विभाजित किया है। पहला है नॉमिनल लेवल, दूसरा है ऑर्डिनल लेवल, तीसरा है इंटरवल लेवल, चौथा है रेशियो लेवल। तो पहला है नॉमिनल मेजरमेंट। इस स्तर अथवा पैमाने के मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के केवल गुण विशेष को देखा जाता है, मतलब नॉमिनल आधार पर होता है कि जैसे उस वर्ग का नाम, संकेत अथवा प्रतीक दे दिया जाता है, जैसे लिंग, है ना, शहरी क्षेत्र, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, इस तरीके के होते हैं। तो ये नाम देना, लड़का, लड़की, छात्र, छात्राएं, है ना, ऐसे नाम देना, ये नॉमिनल स्केल पर होता है ना। तो ये हो गया आपका। तो इसमें नामित मापन एक गुणात्मक मापन है और एक मोटे तौर का मापन या सबसे कम परिमार्जित स्तर का होता है, मतलब ज़्यादा विश्वसनीय ये नहीं माना जाता है। फिर ऑर्डिनल लेवल नॉमित लेवल से यानी नॉमिनल लेवल से थोड़ा बेटर होता है। इसमें किसी वस्तु अथवा प्राणी के किसी गुण की मात्रा का मापन किया जाता है और मात्रा के अनुसार उसे वर्ग विशेष का नाम दे दिया जाता है। जैसे छात्रों को उनकी बुद्धि की मात्रा के आधार पर हम कह देंगे कि उच्च बुद्धि, मध्यम बुद्धि, निम्न बुद्धि, 3 वर्गों में हमने बांट दिया, है ना। तो ये किसी विषय की योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और कमजोर छात्रों में हम बांट देंगे। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के आधार पर बांट देंगे। तो ये इस तरीके का क्रमित मापन है। अब हम कोई नाम या संकेत उनको दे देते हैं, तो ये आता है आपका क्रमित मापन के अंतर्गत। फिर आता है इंटरवल मेजरमेंट, यानी
अंतरित मापन। इस मापन में किसी वस्तु अथवा प्राणी के किसी गुण का मापन इकाई संख्याओं में किया जाता है, ऐसी इकाई संख्याओं में जिनके किन्हीं भी दो लगातार इकाई संख्याओं में समान अंतर होता है। जैसे छात्रों की किसी विषय की परीक्षा है, परीक्षा में 40, 38, 52, 64 आदि मान लो अंक प्राप्त हुए, तो इन इकाई संख्याओं में 40 या 41 लगातार संख्याओं में भी 1 का अंतर है। 38 और 39 में भी क्या है, 1 का अंतर है। तो परंतु इस स्तर के मापन के गुण विहीनता को व्यक्त करने वाला शून्य बिंदु कोई नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो तीनों मापन है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल, इसमें वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है, इनमें शून्य बिंदु नहीं पाया जाता है ना। यदि किसी छात्र के किसी विषय की उपलब्धि परीक्षण में शून्य अंक आते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी उपलब्धि शून्य है, यानी 0 है, ऐसा नहीं है। हो सकता है जिस विषय में मापी गई है उस विषय में उसकी ना हो, बाकी और क्षेत्र में उसकी हो सकती है। तो ऐसा कदापि नहीं माना जाता है कि अगर शून्य आई, तो इसलिए इसमें वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। जैसे भौतिक चर राशियों की चीज़ों में होता है वास्तविक शून्य बिंदु, इनमें नहीं होता है। यहाँ पे शून्य का मतलब 0 का अर्थ केवल यह है कि वो उस प्रश्न को या परीक्षण को हल करने में सफल नहीं हो पाया है, बस इतना होता है। लेकिन उसमें वो गुण नहीं है, ये नहीं माना जाता है। लेकिन जो ऑर्डिनल नॉमिनल और ऑर्डिनल है उनसे ये श्रेष्ठ होता है आपका इंटरवल लेवल वाला मापन। फिर है अनुपातिक मापन, रेशियो मेजरमेंट। इसमें सब ऊपर के जितने भी मापन हैं उन सब के गुण पाए जाते, साथ ही इसमें ट्रू 0 यानी वास्तविक शून्य बिंदु भी पाया जाता है। वास्तविक शून्य बिंदु मतलब वह होता है यहाँ पर गुण पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है, मतलब जैसे भौतिक चर राशियों में होता है। उन्हें शून्य की संकल्पना से मापन द्वारा प्राप्त परिणामों की तुलना की जा सकती है, उन्हें अनुपातिक रूप दिया जा सकता है, इसीलिए इसे अनुपातिक मापन कहते हैं। जैसे राम का भार 60 किग्रा, श्याम का भार 20 किग्रा, तो कहा जा सकता है ना कि उनके भारों में 3:1 का यानी 3:1 का रेशियो है। स्पष्ट है कि इस स्तर का मापन केवल भौतिक गुणों में ही किया जा सकता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को कि ये जो अनुपातिक है या रेशियो, ये भौतिक चर राशियों से ही संबंधित है, बाकी 3 है वो आप व्यक्तियों पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वास्तविक शून्य बिंदु किस प्रकार के मापन में होता है, तो ये इस प्रकार के अनुपातिक यानी रेशियो मेजरमेंट में पाया जाता है। इसमें वास्तविक मैथ की संक्रियाएं भी चलती हैं, प्लस माइनस सारे नियम मैथ के चलते हैं। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा कि मापन क्या है। और आगे के लेक्चर में आपको मूल्यांकन के विषय में बताएंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।